ये एक नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स अबाउट कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन PHP। PHP में कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उनके क्या यूज़ है, कैसे लगा सकते हैं। ठीक, कंपैरिजन ऑपरेटर्स जब आपको पता रहते हैं तो इसके बाद आप लॉजिकल ऑपरेटर्स के भी वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ ही लिखा जाता है मैक्सिमम। आपको कुछ कंडीशंस कंपेयर करानी होती हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से कंपेयर कराना होता है, एक वेरिएबल को किसी वैल्यू से कंपेयर कराना है, वेरिएबल टू अ वैल्यू जो आप मैनुअली उसे सप्लाई करते हैं। ठीक है, या वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। ठीक है, या आपको यूज़र इनपुट वैल्यू को कंपेयर कराना है, आपको अपने डेटाबेस की किसी वैल्यू से। ठीक है, और उसके बिहाफ पे आपको कुछ एक्शन लेना है। तो ये सब लॉजिक डिफाइन आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ किए जा सकते हैं। ठीक है, बेसिक की बात करें अगर तो कंपैरिजन ऑपरेटर में आपको ये देखना होता है कि सपोज़ हम A और B दो वैल्यू की बात करते हैं। ठीक है, A एंड B दो वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो आपको देखना होता है कि A B के इक्वल है। ठीक है, या A B से बड़ा है, A इज़ ग्रेटर देन B, या A इज़ लेस देन B। ठीक है, या ग्रेटर देन इक्वल टू B है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू B है। ठीक है, या आपका A B के बराबर नहीं है। कुछ भी कंडीशन आ सकती है। ठीक है, A B के बराबर भी है और उसका डेटा टाइप भी B के बराबर है। जो B का डेटा टाइप है वही A का डेटा टाइप भी। ठीक है, ऐसे कई सिचुएशंस हो सकती हैं। 3 इक्वल टू डेटा टाइप के लिए, हाँ 3 इक्वल टू। ठीक है, तो हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यहाँ से ओपन करते हैं। सपोज करो जैसे यहीं पे आपके लिखा हुआ है कि इफ़ A इज़ नॉट इक्वल टू 10, तो यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया है A इज़ नॉट इक्वल टू 10 एल्स A इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, तो ऐसे कुछ सिचुएशन, ऐसी कुछ कंडीशन, कुछ और लॉजिकल चीज़ें। ठीक है, लाइक हमने लिखा कि इफ़ सपोज को A और B दोनों 10 हैं। ठीक है, हमने लिखा इफ़ $A इक्वल टू $B। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ प्रिंट कर दो कि A इज़ इक्वल टू B। ठीक है, एल्स आप प्रिंट कर देंगे कि A इज़ नॉट इक्वल टू B। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें देखने हैं कि इस तरह के एग्जाम्पल्स में आपको यही काम करना है। तो आप अब इसको रन करते हैं हम लोग यहाँ से। लोकल होस्ट में आपने जो है सबसे पहले आपको
अभी एग्जाम रन कर रहे हैं, पहले तो काम भी तो इसमें आपका सर एक फ्रेंड था उसको जावा सीखनी थी, जावा को का है। तो इसमें हम लोग ने कंपैरिजन ऑपरेटर्स बोला, तो इसने प्रिंट कर दिया यस ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये एक टेबल है जो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कंपैरिजन ऑपरेटर्स का क्या काम है। ठीक है, अगर हम इसी की जगह पे ये टेबल भी मैं इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से इसकी वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब ठीक इसी तरह से अगर हम यहाँ पे ये दे देते हैं, ठीक है, तो इस केस में भी आपकी कंडीशन ट्रू है, इसलिए वो प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर हम ऐसा कुछ देते हैं, ठीक है, और इसको हम पहले ये लिखते हैं, तो ये कह रहा है कि a इज इक्वल टू बी, पर अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं, ये कह रहा है a इज नॉट इक्वल टू बी, उसने इसको स्ट्रिंग लिख दिया। एग्जैक्टली। यहाँ पे अगर हम एक वैर डंप करें, ठीक है, ए को, ठीक है, वैर डंप करें, मतलब बी को, इसमें क्या बताने का ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट आ रहा है कि ये इंट है 10 का, ठीक है, इंट है, और ये स्ट्रिंग है 2, इंट है जो 10 है और ये स्ट्रिंग है। इसके पहले भी एक ब्रेक लगा सकते हैं। ठीक है, तो नहीं चल रहा है जो भी, तो ये इंट है आपका 10 और ये एक स्ट्रिंग है इस केस में 2, और जो स्ट्रिंग प्रिंट भी हुई है यहाँ पे, इनके डेटा टाइप्स अलग अलग हैं। तो कई केसेस में हम लोगों को ये देखना होता है कि एक तो वो वैल्यूज सेम हो, ठीक है, पर उनके डेटा टाइप्स भी सेम हो। इस केस में 10 एक स्ट्रिंग की तरह लिखा हुआ है और इस केस में 10 एक इंटीजर की तरह लिखा हुआ है, क्योंकि हम कुछ अलग से यहाँ पे डिफाइन तो करते नहीं है। अगर कुछ और लैंग्वेजेस में आप जो है वेरिएबल को इस तरह से डिफाइन करते हैं, लाइक स्ट्रिंग a इज इक्वल टू 10, है ना, ऐसा कुछ यहाँ पे आपने लिख दिया ऐसा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा तो हम कर नहीं रहे। तो इस केस में ये वाला कंपैरिजन ऑपरेटर आपका उसके डेटा टाइप और उसके वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा, ठीक है।
ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे कि अगर A और B, अभी तक हम लोग ने ये कंपेयर किया था कि A B के बराबर है। ठीक है, आप कर सकते हैं इफ A इज नॉट इक्वल टू B। ठीक है, तो आपका केस बन जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे A इज एल्स A इज इक्वल टू B। ठीक है, इस केस में अब नेक्स्ट जब हम प्रिंट कर रहे हैं, ये वैडम अब हम हटा देते हैं इसको। अब हम जब ये प्रिंट कर रहे हैं तो ये लिखा आएगा A इज इक्वल टू B, क्योंकि A B के इक्वल है। ठीक है, मान लो इसको हम 10 की जगह 15 कर देते हैं। ठीक है, तो आपका प्रिंट हो जाएगा। नहीं, पर वैल्यू तो सेम है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लिखा A इज नॉट इक्वल टू B, हमको यहाँ पे देखना है कि हम यहाँ पे तो वैल्यू चेक कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम ऑपरेटर में कितने कैरेक्टर्स यूज कर रहे हैं, 1 2 3। ध्यान रखिए, ये जब मैंने लिखा तो ये लिख के आया A इज इक्वल टू B, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके पहले डबल इक्वल टू से हम कंपेयर करा रहे थे, बस इसको हमने रिप्लेस कर दिया इससे, एक नॉट से। दिस इज अ नॉट। ठीक है, अभी क्या है कि अगर हमारा मान लीजिए हम ट्रिपल ऑपरेटर से कंपेयर करा रहे होते हैं, ट्रिपल इक्वल टू से, तो फिर वो चेक करता है तो डेटा क्या है। फिर ये डेटा टाइप भी चेक कर रहा था। तो इस केस में हमने ये यूज किया। अब 2 इक्वल टू बचे हुए हैं, ध्यान देने की बात ये है, इस केस में ये भी चेक होगा कि वो बराबर ना हो और उसका डेटा टाइप फिर देखा जाएगा। सर पहले वाले में तो क्यों नहीं चेक कर रहा? जब A पहला वाला इसलिए चेक कर रहा है क्योंकि ये तो इसीलिए तो ये ऑपरेटर बनाया गया, इसीलिए 3 कैरेक्टर का ये ऑपरेटर है और ये भी 3 का है और ये 2 कैरेक्टर का है। यही इनके बीच में मेजर डिफरेंस है। ये जो 3 वाले हैं ये और ट्रिपल इक्वल टू, ये डेटा टाइप भी चेक करते हैं, और जो 2 वाले हैं लाइक ये या ये केवल वैल्यूज को चेक करते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, तो नॉट इक्वल टू या दो इक्वल टू नहीं, नॉट इक्वल टू, ये है नॉट इक्वल टू और ये है नॉट इक्वल टू एंड नॉट इक्वल डेटा टाइप, नाइदर इक्वल वैल्यूज नॉर इक्वल डेटा टाइप। और इसका मतलब है कि नॉट इक्वल वैल्यू। इस केस में ये कहेगा A इज इक्वल टू B, क्योंकि हमने उनका डेटा टाइप नहीं चेक किया है। कहाँ चेक किया है? ये 2 हैं इस केस में। ठीक है, एक जो एडिशनल इक्वल टू लग रहा है वो ये चेक कर रहा है कि क्या वो एक तो बराबर ना हो और उनका डेटा टाइप भी बराबर ना हो। तो डेटा टाइप तो नहीं है बराबर। सर इंटीजर और जो होती है स्ट्रिंग होती है उनका डेटा टाइप है वो होता है ना, अलग होता है। बिल्कुल, इंटीजर से 4 बिट्स का होता है शायद या 4 बाइट का, स्ट्रिंग का कुछ और होता है। तो आपको जो है ये चीज़ इसीलिए तो ये कंपैरिजन दिया गया है कि हम जो है क्या होता है जब हम लोग टेबल्स डिफाइन करेंगे टेबल से डेटा फैच करेंगे, ठीक है,
तो कई बार ऐसा होता है कि यूज़र कुछ भी इनपुट देता है, ठीक है। अब यूज़र ने वो इनपुट दिया है जो वो एज अ स्ट्रिंग आ रहा है या एज अ इंटीजर आ रहा है, ठीक है, वो आपको देखना है। आप जब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप जब यूज़ करेंगे तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करने के लिए आपको आप 10 और स्ट्रिंग 10 नहीं जोड़ सकते, या स्ट्रिंग 50 और इंटीजर 10 नहीं जोड़ सकते। हम लोग ने देखा था वो लिख के आ जाएगा जैसे मैंगोज और 10, तो वो 10 मैंगोज लिख के आ जाएगा, यही है ना। तो वो भी अभी हम लोग समझेंगे उन चीज़ों को भी। तो ये आपको याद रखना है कि डबल और ट्रिपल में क्या डिफरेंस है। वेरी इजी टू रिमेम्बर, डबल मीन्स इक्वल वैल्यूज एंड ट्रिपल मीन्स इक्वल वैल्यू विद इक्वल डेटा टाइप, ठीक है। ये चीज अब इसी को याद रखिए, ठीक है। जैसे ये इसी में हमने ये लिख दिया, एक इक्वल टू हटाया और हमने उसकी जगह पे लेस देन का साइन रख दिया, ठीक। मान लीजिए अब यहाँ पे हम लिखते 15, ठीक है। ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। जब हम लोग इस तरह से सही से लिख लेंगे तो हम लोग को लॉजिक लगाना भी सही से आ जाएगा। यही लॉजिक आपके एसक्यूएल क्वेरीज के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन ये तो अलग चीज़ है। यहाँ पे आप लिख रहे हैं ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, जो है इसकी ही जगह अगर हम ये कर दें, ठीक है, तो सेम चीज है ना, वैल्यू बदल देते हैं, 100 कर देते हैं। सी का अभी कोई यूज नहीं है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ठीक है। अगर सी रहता तो हम लोगों को इसके साथ साथ और किन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना होता, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, जो हम लोग जिसके लिए अलग से एक वीडियो है, आप उसको रिफ़र कर सकते हैं, हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ तो आपने ये देखा, ठीक है। आपने ये भी देखा कि जैसे नॉट इक्वल टू के लिए हमने ये यूज़ किया था, नॉट इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे आपका नॉट इक्वल टू के लिए आप दोनों लेस देन और ग्रेटर देन साइन एक साथ भी लगा दीजिए, ठीक है। तो ये भी सही है लिखना। आपको इसमें और इसमें जो इजी लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। कई जगहों पे आपको इस तरह भी लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इन दैट केस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एक पता होना चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है। क्योंकि कई बार हम लोग को कोई कोड मिलता है, वो कोड हम लोग को एनालाइज करना है। हाँ
नहीं, ये नॉट इक्वल टू का लिखने का तरीका। जी हाँ, ये नॉट इक्वल टू लिखने का तरीका है। यहाँ पे बस आ जाएगा कि अगर ऐसा है तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। उसका बन नहीं पा रहा है वो फाइल जो है, आप बता दें स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्म क्रिएट किया है। इस फॉर्म में आपके दो इनपुट्स हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। ये हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। एक आपका बटन है, इस बटन में आपने एक नेम इसको सब दिया है और ये इसको कंपेयर किया है। ठीक है, हम जो है अब इसमें जो है आपका एक इफ एल्स स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा हमको। ठीक है, इसको दोबारा से कर देते हैं। जो मेन चीज़ है कि इस सेट के बाद जो हम लोग लिखते हैं सब तभी सेट होगा जब यूज़र जो है कोई ना कोई बटन जो है, जब वो बटन प्रेस होगा तभी ऐसा होगा। मेथड भी तो चलना चाहिए कोई। मेथड, गेट पोस्ट कुछ भी पोस्ट है। हाँ, तो वो तभी होगा ना जब आपका फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, अभी सबमिट चलेगा तो कुछ होगा नहीं, कुछ मेथड भी तो चलेगा। अब जैसे हमने कहा $_post, पोस्ट लगा तो है। आपने लिखा ए और यहाँ पे लिखा बी, तो ये सीधे सीधे हम जो पोस्ट वेरिएबल्स है उनको कंपेयर करा रहे हैं। और यहाँ पे हम वही अपना इज ग्रेटर देन बी, तो जहाँ जहाँ वैल्यू देंगे वहाँ वहाँ पे लिखना पड़ेगा पोस्ट वेरिएबल। पोस्ट सब क्यों? अच्छा अच्छा। है ना? और क्योंकि ग्रेटर देन का साइन लगा है, इवन वो साइन भी हम उठा के ला सकते हैं कहीं से, उसके हिसाब से भी कुछ लॉजिक बना सकते हैं, तो वो भी आगे बढ़ जाएगी बात। अब जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे आपका इस तो सिंटैक्स ऑनलाइन 17 ठीक है, ये इस यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इसे सेव किया, अब इसी को कंपेयर कर लेते हैं। 140 स्पीड में यहाँ पे अब यहाँ पे आपका इसके अंदर जो है यहाँ पे आपका ऑपरेटर बदलेगा, उसके हिसाब से आपका स्टेटमेंट बदलेगा। ठीक है, इस केस में आप कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑपरेटर मान लीजिए ये हो गया, तो यहाँ पे आपका इज इक्वल टू इज इक्वल टू, या यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू, इसका उल्टा होगा। ठीक है, ऐसा तो आप बहुत सारे इफ भी लगा सकते हैं, जैसे कि हाँ, अब जैसे इफ ए इज नॉट इक्वल टू, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे ये लगाया। ठीक, ये एल्स अभी हम हटा देते हैं जस्ट इस केस के लिए। तो आपने ये लगाया इफ ए इज ग्रेटर देन, तो यहाँ ए इज ठीक है। आप सारी की सारी कंडीशंस जो हैं यहाँ पे लिख सकते हैं।
जितनी भी कंडीशन आप बनाएंगे तो इसी ऐसा ये इज इसमें अब आपका जो है ये केस ऐसा बना, ठीक है। एक और उसके लिए एस लगा दें अगर पोस्ट सेट नहीं है दोनों हाँ। लीडर बोर्ड वैल्यूज। वो भी लगा सकते हैं कि सेट है, और आप ये भी लगा सकते हैं आप एक छोटा टाइप का कैलकुलेटर है ये बन गया। हाँ, यहाँ पे इवन अब जो है इसको जैसे हम यहाँ पे एक बार चला के देखते हैं, तो जैसे 10 इसमें भी 10 दिया, तो 10 इज इक्वल टू 10 है ना, इसमें 10 दिया, इसमें 11 दिया, तो 10 इज नॉट इक्वल टू, तो कोई दो कंडीशन जो है ट्रू हुई है इसमें से, ठीक है। एक तो 10 इक्वल टू नहीं है 11 के, और 10 इज लेस देन 11, दोनों ही दो कंडीशन ट्रू हुई हैं, वो दोनों प्रिंट हो गई है, ठीक है। आप स्विच केस वो भी कर सकते हैं, मतलब आपके ऊपर है, आप स्विच केस लगा। बट हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने एक यूज सीखा है कि आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स का क्या प्रैक्टिकल यूज है, ये यूज है। अब ये वैल्यूज हो सकता है, इसका मेन यूज PHP का तो डेटाबेस से बात करने के लिए है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो है इस तरह से मान लीजिए हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है छोटा सा एक एप्लीकेशन यहाँ बना के दे सकते हैं। हालांकि ये चीज़ आपकी जावास्क्रिप्ट से भी हो जाएगी अगर आपको इसमें सर्वर साइड कोडिंग, बट PHP से भी हो रही है। सर ज़्यादातर यूज़ तो इनसे जो है डेस्कटॉप टाइप जो होती है, जैसे कैलकुलेटर बना दिया तो बना सकते हैं। अब क्या है कि इससे कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप वैसे नहीं बना सकते, क्योंकि ये बेसिकली वेब के लिए ही है, ठीक है। आपको एक सर्वर चाहिए, आप सर्वर के साथ लोकल होस्ट में चला के दे सकते हैं इस तरह से। मेन चीज़ ये है, तुम्हारा कहना अपना सही है कि जो है हम लोग का यूज़ तो डेटाबेस के ही लिए है, पर वहाँ पे भी कई केस में आपको फिर कंपेयर तो कराना ही पड़ेगा ना कि डेटाबेस में या डेटाबेस में जैसी वैल्यू हमें चाहिए हमारी वैल्यू उसी फॉर्मेट में हो, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि डेटाबेस में जो वैल्यू है ऑलरेडी यूज़र ने जो एंटर किया वो वैल्यू हमको जो है सेव हो, ठीक है। कई बार ये होता है, अब सपोज एक छोटा सा केस ये है कि सर लेकिन क्वेरीज होती है सर, वो भी तो यही काम करती है, SQL क्वेरीज जो होती है। हाँ, लेकिन SQL क्वेरीज आपसे ये कहती हैं कि डेटाबेस को हिट कीजिए फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है। वो इससे कम हो, ज़्यादा हो, ये उसके बेसिस पे रिजल्ट्स फैच होते हैं। यहाँ पे आप अपने सिस्टम को रोक सकते हैं। सपोज करो कि हमने अपने सिस्टम में कोई IP एड्रेस को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए हमने अपने सिस्टम कि हमारे सिस्टम में कोई एक्सेस ना कर सके, इसलिए हमने किसी IP एड्रेस को ब्लॉक कर दिया है, ठीक। तो हम लोग वो सीखेंगे आगे कि कैसे IP एड्रेस हम लोग फैच कर सकते हैं, ठीक है। लाइक इसका तो हम लोगों ने एक सर्वर वेरिएबल से अपने लोकल होस्ट की IP को फैच किया, हमने एक वेरिएबल लिया $IP, इसको हम लोगों ने सर्वर वेरिएबल के इक्वल रखा, ठीक है। और इससे जो है हमारी ये IP इको हुई, ठीक, क्योंकि अभी हम लोग लोकल होस्ट पे हैं। अगर हम लोग किसी सर्वर पे होते तो सर्वर में आपको उसकी IP जो है यहाँ से उठ के आती, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप उससे जो है अपना अभी का IP एड्रेस देख सकते हैं। तो PHP में ये आपको ये सर्वर वेरिएबल्स हैं,
जो आपके सर्वर का आईपी एड्रेस बता सकते हैं आपको, ठीक है, इनको हम लोग डील करेंगे। अब आपको किसी को अलाउ करना है, ठीक है, या डिस अलाउ करना है, ठीक है, तो मान लीजिए वो आपकी ब्लैक लिस्टेड आईपी है, तो अभी हम लोग ये आईपी ऐसे दिखा रहा है क्योंकि ये लोकल होस्ट की आईपी है, ठीक है। नॉर्मली आईपी कुछ ऐसे आती हैं 123.123.122.123 ऐसे करके कुछ आईपीज आती हैं, है ना, या 192, ये लोकल की ये भी आईपीज होती हैं, है ना, ऐसे ऐसे करके ये। तो हम चाहते हैं कि अगर जो है आईपी एड्रेस उसका ये नहीं हो तो वो मेरे सिस्टम में और कोई ना आ सके, ठीक है। तो अभी तो हम लोग लोकल उसमें तो उस सब जगहों पे सर प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने टीसीपी आईपी एक था चैप्टर, उसमें सर पढ़ा था। हाँ, थोड़ी बुक थी सर, नेटवर्किंग जो तो इसमें यही होता है कि अगर आपकी ब्लैक लिस्टेड आईपी है तो आपने ब्लैक लिस्टेड आईपीज को डेटाबेस में डाल रखा है, ठीक है। रन टाइम पे इस वेरिएबल में आपका विजिटर की आईपी आ रही है, आप उसको कंपेयर करा रहे हैं, ठीक है। डेटाबेस से आपने कहा कि सेलेक्ट सारी आईपी उठा लो, अगर उनमें से उठाई गई आईपीज में से वो आईपी है तो आप लिख दीजिए यू आर नॉट अलाउड टू विजिट दिस वेबसाइट, ठीक है, या कुछ भी नहीं, उसके सामने एक ब्लैंक वेबसाइट प्रेजेंट कर दीजिए। और बाकी केसेस में पूरी वेबसाइट का कोड यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे, ये इफ में, है ना। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि क्या हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है डेटाबेस के लिए या ऐसे करते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं हम कर सकते हैं। इवन कई अभी हम लोग ऑथेंटिकेशन रहेंगे यूज़र मैनेजमेंट में, यूज़र लॉगिन बनाना और उसको ऑथेंटिकेट कराना, तो उसमें सेशंस होते हैं। तो अगर सेशन सेट है तो आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। और सेशन का नाम किसी और चीज़ से, तो आपको रिफ़र करना पड़ेगा किसी ना किसी केस में, डेटाबेस से कुछ ना कुछ कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन दोनों ही चीज़ें ज़रूरी, ठीक है। ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर्स के ऊपर छोटा सा वीडियो है, इसको सेव कर लीजिए और आपको कोई हो इसको करके देखिए, आप जो है करके देखिए, इनको अपने हिसाब से कुछ क्रिएट करने की कोशिश कीजिए इनके बेसिस पे, छोटी सी कोई कंपैरिजन एप्लीकेशन। इसमें एक पार्ट हम लोग ने अभी जो नहीं किया है वो ये है कि यूज़र से इनपुट करने के बाद हम लोग जो है उसको डेटा टाइप को नहीं टेस्ट कराया है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है करके देखो और बताओ कि बनता है कि नहीं।